स्वागत है आप सबका एके एकेडमी के जीकेजीएस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी नई 2021 में आई है उसकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है और वो भी टारगेटेड ये बैच है। आपका जो ये बैच है ये टारगेटेड बैच है एक एसएससी जीडी के लिए। और अगर अदर कोई भी एग्ज़ाम अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, या तो वो रेलवे का हो या फिर आर्मी का हो या सिपाही ग्रेड का हो या फिर दारोगा का ही हो, तो उसकी भी तैयारी आप इस जीकेजीएस क्लास से, एके एकेडमी क्लास से कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको अगर क्लास पसंद आएगी तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस क्लास की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सकें क्लास से। चलिए, क्लास का वीडियो का पहला जो सवाल है उसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया था सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ओके, तो 5 सेकंड कब के पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। ध्यान में रखेंगे, राजस्थान हमारा राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? नवपाषाण युग, कांस्य युग, पूरा पाषाण युग या लौह युगीन? जल्दी से बताएं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कांस्य युग, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये प्राचीन भारत से संबंधित है, ठीक है। और हो सकता है कि आगे मध्यकालीन भारत भी आपको देखने को कुछ मिल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है टॉपिक ये हमारा हिस्ट्री से है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का ही वक्त है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ओके गाइस, तो ध्यान में रखेंगे शहरी थे, ठीक है। हड़प्पा में जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा जो स्थान है, वो उसमें जो भी नगर थे, जो शहर थे, वो कैसे थे? जैसे कि अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं शहर के नालों का निर्माण और बड़े बड़े ईंट से बने वहाँ पे मकान थे, इस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे कहलाते हैं? शहरी। अगले सवाल पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या ईंट से? जल्दी से आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ईंट से, ठीक है, पके हुए ईंट। अभी वर्तमान समय में हमारा जो अभी देख रहे हैं घर, जिसका भी घर बनता है किससे बनता है? ईंट से बनता है, और पकी हुई ईंट, अभी वर्तमान समय की बात। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितनी पुरानी सभ्यता है, और वहाँ भी घर कैसे बन रहे हैं? पके हुए ईंटों से। तो आप मान सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये बहुत पुरानी, मतलब बहुत ये जानकारी सभ्यता रखने वाली थी, ये जानकार सभ्यता थी। चलते हैं अगले सवाल पे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसा और औजार, कपास या जौ की? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कपास। ध्यान में रखेंगे, कपास यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विद्वानों
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। जॉन मार्शल, कनिंघम, आर.डी. बनर्जी या दयाराम साहनी। ये तो काफ़ी इजी सवाल आ गया। चलिए इसका आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ओके, तो दयाराम साहनी, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? जल्दी से बताएंगे, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? ओके, तो इसका राइट आंसर है लोथल। चलिए, लोथल ध्यान में रखेंगे सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? लोथल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1900 यहाँ पे दो ऑप्शन है, 1921। चलिए, आपके पास 3 ही ऑप्शन है और इसी 3 में से आंसर है। जल्दी से चूज़ कीजिए क्या यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है। ओके, तो देखते हैं 1921 यानी 1921 ईस्वी, यहाँ पे हमारा सी और डी कोई भी आंसर है। ठीक है, 1921 ईस्वी ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो स्थल है कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, लोथल में या उत्तर प्रदेश में? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी जीडी को टारगेट कर रखे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ना छोड़ें। आप अगर इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो इस क्लास की वीडियो आप मॉक टेस्ट के रूप में डेली देखिए और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए। और चौथी बार इसका जो PDF मैं आपको दूंगा टेलीग्राम से, AK एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम ओपन करेंगे, वहाँ पे AK एकेडमी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। क्लास का जो लोगो है वहाँ पर भी वही लोगो है, आप ध्यान में देंगे और वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास की वीडियो मिल जाएगा, ये क्लास का PDF मिल जाएगा और वीडियो भी वहीं पे रहता है, या फिर वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सिंध ध्यान में रखेंगे, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था कहाँ? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। चलिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध शहर? जल्दी से आंसर करेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हड़प्पा शहर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति या वैदिक संस्था में या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में? जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति समझ रहे होंगे और आप लोग अगर चाहते हैं कि ये वीडियो डिटेल चले
तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर वीडियो थोड़ा सा डिटेल लेके चलिए। मुझे खुद पसंद है डिटेल चलना, लेकिन कुछ लोगों को पसंद है, आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद है कि टू दी पॉइंट चले, तो मैं अभी क्लास को टू दी पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको डिटेल चाहिए तो मैं वीडियो आपको डिटेल दूंगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। कहाँ? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? जल्दी से आंसर करेंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वो कौन सी जगह है जहां ये पता चला है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके दारोगा लेवल का है, ठीक है, लेकिन आपके हो सकता है कि एसएससी जीडी में भी पूछ दे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। धौलावीरा, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा, ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ? धौलावीरा में। चलते हैं अगले सवाल पे। पूर्व वैदिक यांत्रिक वैदिक संस्कृति का कार्य किसे कहा जाता है? पूर्व वैदिक यांत्रिक वैदिक संस्कृति का कार्य किसे कहा जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्य वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था पूर्व वैदिक या ऋग्य वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि पूर्व वैदिक या ऋग्य वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक या ऋग्य वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे 1500 से 1000 बीसी। चलते हैं अगले सवाल पे। बीसी का फ्रेंड्स फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व की बात होती है। और एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, यानी कि ईसवी, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक संस्कृति का समय किसे कहा जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का समय किसे कहा जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का समय किसे माना जाता है? हाँ, ये सवाल है। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। उत्तर वैदिक का समय जो 1000 से 600 बीसी है, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेय, कुलीन या यज्ञकर्ता या पुरोहित या फिर विद्वान? जल्दी से आंसर कीजिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, श्रेय नहीं है, यहाँ पे श्रेष्ठ होता, ठीक है। श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ या कुलीन, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ओके, तो यहाँ पे पशुपालन, ध्यान में रखेंगे। पशुपालन राइट आंसर है, पशुपालन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? जल्दी से आप लोग को बताना है, प्रथम विधि निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ओके, तो यहाँ पे मनु, ध्यान में रखेंगे। मनु यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विधि निर्माता के रूप में माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? आपको आंसर करना है। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? ओके, तो चलते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता,
यहाँ पे ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, यानी कि वैसा ग्रंथ जिससे कृष्ण भक्ति के बारे में विवरण मिलता है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, गौधन या भूमि या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है गोधन। ध्यान में रखें, गोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन को माना जाता था। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21? जल्दी से आंसर कीजिए। पुराणों की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर करेंगे और देखते हैं कितने लोग करते हैं। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, ये जो हमारा क्लास ऑनलाइन चल रहा है पर मैं आप लोग के कमेंट नहीं देख सकता, नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के दरमियान कमेंट बॉक्स में आंसर, जब तक मैं 5 सेकंड आपको टाइम देता हूँ, आप ज़रूर लिखते होंगे। और नहीं लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो मेरे क्वेश्चन और ऑप्शन बोलते वक्त आप आंसर बोलने से पहले आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपसे पूछा गया था पुराणों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान में रखेंगे। और आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, प्लीज़ जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। लाइव क्लास का यही फ़ायदा होता है। और ये कमेंट में आप जो लिखते हैं आंसर, वो मैं ज़रूर देखता हूँ कि आप लोगों ने कब क्या लिखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ता, नहीं देखता। और क्लास में उपस्थिति के रूप में जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ऋग्वेद की जगह क्या है, ये रिक्वेस्ट हो गया है। क्या करें, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। अब 30 क्वेश्चन लिखना है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो नहीं जाता है। तो ये टाइपिंग मैं खुद करता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए जितना मेहनत करता हूँ, अगर आप लोग भी करो और थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को भेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे सपोर्ट मिल सके, मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो आप सब लोगों के काम की है, तो मैं आपको इससे और ज़्यादा बेहतर दे सकूं। तो प्लीज़ आप लोग अभी से भी इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपने दोस्तों की फ़िक्र है या फिर आपको अपने टीचर की फ़िक्र है जो आपको गाइडलाइन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इससे और ज़्यादा बेहतर दे सकूं। अभी जो हमारा बोर्ड है, ये और बड़ा बोर्ड आपके सामने दिख सकता है, लेकिन वो कब दिखेगा, जब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का ये उपयोग किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है अभी भी। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था? तो इंद्र देवता के लिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम या फिर जैमिनी या शंकराचार्य? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है। और हाँ, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गांधी जी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो आप वीडियो में ढूंढिए, वहाँ पे मैंने ये गांधी जी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, मैंने उस क्वेश्चन को उसमें डील किया है। और आप उसको अगर देख लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके निश्चित ही उससे आएंगे, क्योंकि गांधी जी का हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत अहम योगदान माना जाता है। ठीक है,
तो इसका आंसर कीजिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, पतंजलि। आपको ध्यान में टिक करना था, ध्यान में रखना था, पतंजलि। आप लोग को सबको पता है कि पतंजलि के ये जो संस्थापक है रामदेव बाबा, ये क्या करते हैं, योग ही तो सिखाते हैं। और योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोग को उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसको कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 21 जून, 5 जून या 21 अप्रैल या 22 अप्रैल। आपके पास ऑप्शन भी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, उपनिषद पुस्तक है धर्म की, योग की, विधि की या दर्शन की। जल्दी से बताइए, उपनिषद पुस्तक है किस चीज़ की। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दर्शन की। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन की। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। सिंधु नदी, गंगा नदी, सरस्वती या फिर यमुना। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी कि वैदिक साहित्य, आरंभ का वैदिक साहित्य जिसमें सर्वाधिक बार जिस नदी का वर्णन किया गया है वो नदी कौन सी है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन वीवीआई है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सवाल पूछा गया था आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वो सिंधु नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे पांचाल के, काशी के, कैकई के या विदेह के। जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे कौन, किसके। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कैकई के। ठीक है, कैकई के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे कोई सवाल नहीं है आपके लिए और 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। और क्लास का वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो वीडियो को, ये क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह के जीके जीएस के इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।